नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। आज किसी कहानी पर बात नहीं होगी, आज कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। आज मन बेहद दुखी है और दुखी इसलिए है क्योंकि भविष्य का सुनहरा सपना देख रहे कुछ युवा उस सपने को पूरा करने से पहले ही काल के गाल में समा गए। यूं तो आना और जाना ये ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कितने दिन तक रहेगा और कौन कब चला जाएगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब सिस्टम की नाकामी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया किसी के अकारण या अकाल मृत्यु का कारण बनता है तो वाकई में वो दर्द देता है, दुख देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कोई कंपटीशन है तो वो है यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि देश की जो सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी पोजीशन होती है आईएएस अधिकारी के तौर पर कहा जाता है। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा मुखिया आईपीएस के तौर पर जाना जाता है और फॉरेन सर्विस जिसमें कोई भारतीय दुनिया को रिप्रेजेंट करता है वो आईएफएस। ये सब यूपीएससी के तहत आते हैं। पुरानी दिल्ली में राव आईएएस एकेडमी में लाइब्रेरी में जिस तरह पढ़ते हुए बच्चे जलजले का शिकार हो गए और जिसमें 3 युवा काल के गाल में समा गए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस घटना के बाद संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन आज हम न संसद की बात करेंगे न सड़क की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उन शिक्षकों की जो अपने आप को सबसे बड़ा छात्र हितैषी बताते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि आखिर वो तमाम स्वनाम धन शिक्षक हैं कहां जो एक छोटे से छोटे मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़े रहने का दम भरते थे। अब आप कहेंगे कि आखिर वो नाम कौन है? हर किसी को मालूम है। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारियों की बात करो, यूपीएससी की कोचिंग्स की बात करो तो दिव्य कीर्ति सर नाम, इतना बड़ा नाम कि वो किसी भी जो है अध्यापक ही नहीं, किसी भी छात्र के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त कैंपेन होता है, उनके एक एक कोट जबरदस्त वायरल होते हैं। उनके क्लासरूम में आने का तरीका, उनके बच्चों से बात करने का तरीका, सब कुछ लाजवाब है। अवध ओझा सर, उनकी तो बात ही निराली है। वो कहते हैं कि खुद को मरा हुआ समझ लो अगर जिंदा रहना है। वही हुआ। कुछ बच्चों ने इसको मोटिवेशन के तौर पर लिया और कुछ ने वाकई में सिस्टम ने उनको मार दिया। राजा बनाते हैं अवध ओझा सर, अलक पांडे, खान सर, ना जाने कितने ऐसे नाम हैं, अगर गिनाएंगे तो शायद समय कम पड़ जाएगा। सवाल है कि आखिर 3 छात्रों की मौत का नहीं सवाल है। सवाल यह है कि ये जो सिस्टम की मार से, कोचिंग की बद इंतजामी से और मेरी कोचिंग में तुमसे ज्यादा छात्र कैसे आ जाएं, यानी जो कॉर्पोरेट दौड़ है। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी जो अलक पांडे को लेकर के थी, अलक सर की जिंदगी को लेकर के थी। उसमें दिखाया गया कि कैसे एक शिक्षक जो 2, 4, 6, 8 बच्चों को पढ़ाता था और कैसे वो इतनी बड़े फिजिक्स वाला का जो है एक तरह से हेड बन गया, फिजिक्स वाला का बड़ा एम्पायर उसने खड़ा कर लिया और उसको उस दौरान कितने कंपटीशन का सामना करना पड़ा। उसमें दिखाया गया कि कैसे अलक पांडे किसी भी एथिक्स से समझौता करने को तैयार नहीं थे। कह दिया था
कि एकेडमी कल खत्म हो रही हो तो हो जाए, लेकिन अपने एथिक्स के साथ समझौता नहीं करूंगा और बच्चों के हितों से खिलवाड़ नहीं करूंगा। ये स्क्रीन की लाइफ थी, ये रील की लाइफ थी, लेकिन रियल जिंदगी में क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जिस तरह इस पूरी घटना के बाद पूरे देश में हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इन स्वनाम धन्य शिक्षकों की तरफ से एक शब्द नहीं फूटा, एक रील नहीं आई, एक संवेदना में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक शिक्षक सामने नहीं आया। आखिर ये किस तरह के छात्र हितैषी शिक्षक हैं? क्या ये वाकई में शिक्षक हैं या सिर्फ कॉरपोरेट हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि एन के एन प्रकारणेन किसी भी तरीके से छात्रों का जमघट लगाना, उनसे लाखों लाख फीस वसूलना? इससे अतिरिक्त उनके पास कोई सरोकार नहीं है। ये हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, किसी भी एक शिक्षक को लेकर बात नहीं कर रहे। इक्का दुक्का ने अगर कोई बात दबे कुछ की भी हो तो वो सार्वजनिक मंचों पर नहीं है, लेकिन वो तमाम ऐसे शिक्षक जो किसी भी छात्र के लिए, खासकर यूपीएससी की तैयारियां करने वाले छात्रों के लिए, वो किसी रोल मॉडल से कम नहीं है, वो किसी भगवान से कम नहीं है। क्या इन शिक्षकों का यह धर्म नहीं था कि आकर के अपनी संवेदना जताते, उन बच्चों के लिए दो शब्द कहते और उस सिस्टम को धिक्कारते जो सिस्टम उन्हीं के लोगों के द्वारा तैयार किया गया है? बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, बच्चों की क्लासेस चल रही थी, उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। जाहिर सी बात है, घटना हुई, घटना होने के बाद पुलिस का एक्शन हुआ, 6-7 लोग गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन क्या उससे इन युवा भविष्य जो समय से पहले ही काल के गाल में समा गया, आप देखिए, अगर इन बच्चों को जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, इन बच्चों के परिवार वालों का बैकग्राउंड देखिए, कोई दूध बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, तो कोई जो है जमीन बेच करके पढ़ा रहा था। हर किसी का सपना था, इन बच्चों का भी सपना था कि अगर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर लिया तो उसके बाद उनका समाज में, घर में, परिवार में और आसपास के क्षेत्र में उनका नाम ऊंचा हो जाएगा, उनका परिवार सम्मान का हकदार बन जाएगा। लेकिन क्या उन गरीब माँ बाप को यह अधिकार नहीं था कि उनके बच्चों के सपने पूरे होते? क्या इन युवा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या इनका अधिकार नहीं था कि इनके सपने पूरे होते? जितना सरकारी सिस्टम इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार है, उससे ज्यादा जिम्मेदार वो कोचिंग संचालक हैं जिन्होंने मोटी मोटी फीस तो वसूली, तमाम लोक लुभावन जो है ऐड जारी करके, अलग अलग तरीके से बच्चों की रील्स जारी करके, ये उनके अंदर इस तरह से मोटिवेट किया कि बस अब कोचिंग में जाएंगे और आईएएस बनकर के बाहर निकलेंगे। आपको एक बेहद दुखद और दिलचस्प आंकड़ा बताता हूं। देश में हर साल यूपीएससी की परीक्षा में 13-14 लाख बच्चे बैठते हैं। जाहिर सी बात है, 13-14 लाख बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम से, यानी जब पहला जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें 14 लाख बच्चे बैठते हैं, 13 लाख बच्चे बैठते हैं, यानी तैयारी तकरीबन 20 लाख 25 लाख बच्चे करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन 14 लाख बच्चों में तकरीबन 7-8 हजार बच्चे मेंस में जाते हैं और उन 7-8 हजार बच्चों में से सिर्फ 1100 बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं। यानी ये आंकड़ा 1% से भी कम है। यानी 99% बच्चे दोबारा फिर तैयारियों में जुटते हैं और उन्हें बार बार ना दौड़ना पड़े, बार बार असफल ना होना पड़े, इसके लिए वो जाते हैं स्वनाम धन्य बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर बताते हैं कि बस हमारे यहां आइए और आईएएस बन जाइए। लेकिन होता क्या है, लाखों लाख रुपए फीस देते हैं, उसके बाद जाकर के अपना एडमिशन कराते हैं और उसके बाद जानवरों सरीखा। आप सोचिए, राइट टू एजुकेशन लागू हुआ क्यों? ताकि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, शिक्षण संस्थानों में छात्रों की संख्या
और शिक्षकों का अनुपात सुनिश्चित हो सके कि आखिर कितने छात्रों में कितने शिक्षक होंगे और छात्र एक क्लासरूम में कितने छात्र होंगे। अभी मैंने एक वेब सीरीज का फिजिक्स वाला की जो जिक्र किया था, उसमें यही था कि बैच में ज्यादा बच्चे नहीं लेंगे, वो आउट ऑफ सोल्ड कर देते थे, जो है कहते थे अब नया बैच शुरू करेंगे। लेकिन यहां हो क्या रहा है, एक एक क्लासरूम में 500-500, 600-600, 800-800 बच्चे, हजार बच्चे जो है, ये कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने बच्चों के साथ क्लास ले सकता है। आप सोच करके देखिए, अगर राइट टू एजुकेशन प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक लग सकता है तो इन कोचिंग संस्थानों पर क्यों नहीं लगना चाहिए। और क्या ये कोचिंग संस्थान के मालिक, ये कथित शिक्षक क्या केवल बच्चों से पैसा वसूलने के लिए हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप सोचिए, जो लोग आवाज कैसे उठाएंगे, सब चोर चोर मौसेरे भाई। राव आईएएस एकेडमी ही केवल बेसमेंट पे नहीं चल रही थी, कई सुनामधन्य मुखर्जी नगर में आप कोचिंग जाके देखिए, लोगों ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस बना रखे हैं बेसमेंट में, लोगों ने जो है कहीं लाइब्रेरी बना रखी है, तो कहीं पर कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। एमसीडी ने भी एक नोटिस चस्पा कर दिया, उसका अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत। बाकी ये दुर्लभ संधियों के जरिए ये पूरा झालमेल चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। अब ये घटना हुई है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी पिछले साल एक आईएएस की एकेडमी में ही आग लगी थी, बच्चों को किस तरह रस्सी से कूद करके जो है, खिड़कियों से कूद करके अपनी जान बचानी पड़ी थी, वो भी तस्वीर हम सब ने देखी थी। क्या ये सब बच्चे जो लाखों लाख सैलरी देते, लाखों लाख आपको जो फीस देते हैं, क्या इन्हें भी बेहतर सुविधाओं का अधिकार नहीं है? और क्या इनको भी अब, इन शिक्षकों पर भी अब नकेल कसने की जरूरत नहीं है? जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन दूसरे वो युवा जो एक सपना लेकर दिल्ली, पटना, प्रयाग, वो तमाम ऐसे जो कोचिंग्स के हब हैं, कोचिंग्स को भगवान मान लेते हैं कि बस कोचिंग में जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। तो क्या अगर कोई बच्चा अपना सपना लेकर के आ रहा है तो उसका पूरा करने का हक नहीं है उसे? अगर है, सवाल ये भी है कि आखिर इन स्वनामधन्य शिक्षकों को क्या इसकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए? और क्या आकर के ये एश्योर नहीं करना चाहिए कि बच्चों के हितों से समझौता वो नहीं करेंगे, भले ही उनकी कोचिंग चलें या ना चलें। हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित रखना, उनको बेहतर वातावरण, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं है और ये कोई नई बात नहीं। हर घटना के बाद सवाल खड़े होते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं उसी मदमस्ती में। तो कम से कम इन तमाम शिक्षकों से हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि इन्हें छात्र समझिए, ये आपके पास आए हैं शिक्षा लेने के लिए, लेकिन इन्हें कम से कम जानवर मत समझिए। मुखर्जी नगर की जाने कितनी कहानियों पर, कितनी स्थितियों पर वेब सीरीज बनी, फिल्में बनी, वो दिखाते हैं कि बच्चे कितनी जो है दुश्वारियों के साथ रहते हैं, पढ़ते हैं। कोटा फैक्ट्री, वो तमाम एक एक खबरें हम लोगों ने देखी। हकीकत उससे भी ज्यादा भयावह है, क्योंकि केवल वो जहां रहते हैं वहीं नार की जिंदगी नहीं जीते, बल्कि जिन कोचिंग संस्थानों में लाखों लाख फीस दे रहे हैं वहां पर भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो अलग बात है कि आपको एयर कंडीशनर और बाहर से वो चमक धमक दिखाई दे, लेकिन हकीकत उसके पीछे की बेहद शाह और कालिख नुमा